My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दो कक्षाओं से, पिछले दो वीडियोस से हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में देख रहे थे, मानवाधिकार एवं कर्तव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम सभी लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसका अभ्यास कर रहे हैं। और उस अभ्यास के द्वारा हम सभी लोग मानवाधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस कक्षा के पूर्व दो कक्षाएं हो चुकी हैं, दो वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें हम सभी लोगों ने मानवाधिकार एवं कर्तव्य से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग मानवाधिकार एवं कर्तव्य से, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुछ अन्य जो पिछले दो वीडियोज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे प्रिय विद्यार्थियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चन से अलग हट करके और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं मानवाधिकार एवं कर्तव्य से, उन प्रश्नों को हम लेकर के आपके लिए आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानवाधिकार एवं कर्तव्य से जो भी प्रश्न है ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कोर्सेज में भी पूछे जाते हैं जहां पर कि मानवाधिकार का पेपर होता है। तो चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम सभी लोग ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। क्लास को स्टार्ट किया जाए इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ पाएं, आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, ये जो लाल है, रेड है, तो प्रिय विद्यार्थियों उसको आप प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी, जितने भी नई क्लासेज आएंगी प्रिय विद्यार्थियों, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी क्लास या कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, आप इस वीडियो पर कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप उसको हम तक चाहिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन पर हम विचार करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपकी समस्याएं होंगी हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज या मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित हम सभी लोग जो है पिछली कक्षाओं में, पिछली दो वीडियोज में, पिछली दो कक्षाओं में कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस का 65 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम सभी लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 66 या प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 66 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है और आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भी आंसर आया उसको चैट बॉक्स में टाइप करिए यदि आप लाइव क्लास के दौरान हैं, और साथ ही साथ आप जो है एक पेन और पेपर ले लीजिए, उस पर आप नोट करते रहिएगा कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, और जो भी आपके आंसर सही हो उसको आप चैट कमेंट्स के द्वारा या चैट के द्वारा हमको बताइए, जिससे कि हमको ये पता चल सके कि आपका कितना उत्तर सही है और आपकी तैयारी किस स्थिति में है, किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ए 1991, बी 1992, सी 1993 या डी 1994। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और इसके ऑप्शंस ए 1991, बी 1992, सी 1993 या डी 1994। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपका उत्तर हो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? तो 1991 नहीं हुई, 92 में नहीं हुई और 1994 में नहीं हुई थी। कब हुई थी? 1993 या 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर, आप सभी लोगों का आंसर सही है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 14 अगस्त 1993 को हुआ था। तो इसको हमेशा आप याद रखिएगा, 14 अगस्त 1993 या 14 अगस्त 1993। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने 1993 आंसर दिया है, जिन लोगों का आंसर सी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना जो है वो, या इसका गठन जो है वो 14 अगस्त 1993 को हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 इज ऑन योर स्क्रीन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है प्रिय विद्यार्थियों। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 30 मार्च या 30 मार्च, बी 12 अप्रैल 12 अप्रैल, सी 18 मार्च या 18 मार्च, और डी है प्रिय विद्यार्थियों 8 मार्च या 8 मार्च। तो जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है प्रिय विद्यार्थियों कब मनाया जाता है? वो 30 मार्च या 30 मार्च को नहीं मनाते हैं, 12 अप्रैल को भी नहीं, 18 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 8 मार्च है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। इंटरनेशनल वीमेंस डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महिलाओं की सुरक्षा से ही है। द क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑन योर स्क्रीन कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम है। प्रिय विद्यार्थियों, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कौन सा अधिनियम है, यही प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, या बी है हिंसा अधिनियम 2006, सी है घरेलू महिला सुरक्षा अधिनियम 2007, या डी है घरेलू महिला सुरक्षा अधिनियम 2008। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अधिनियम कौन सा है। तो घरेलू महिला सुरक्षा अधिनियम 2008 नहीं है, घरेलू महिला सुरक्षा अधिनियम 2007 भी नहीं है, हिंसा अधिनियम 2006 भी नहीं है। कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों? जो ए ऑप्शन है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, यही इसका सही उत्तर है।
घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है प्रिय विद्यार्थियों, यह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक अधिनियम है जो यह इंश्योर करने का प्रयास करता है कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी घरेलू हिंसा या प्रिय विद्यार्थियों जो वायलेंस होता है महिलाओं के साथ, वो किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक अधिनियम है जो महिलाओं की सुरक्षा को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला प्रश्न था उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए सन 2000 में, बी सन 2005 में, सी सन 2015 में, या डी सन 2020 में। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो घरेलू हिंसा अधिनियम की बात की जा रही है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ, यह प्रश्न है। बहुत ही सरल प्रश्न लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 2020 में नहीं हुआ, 2015 में नहीं हुआ, 2000 में भी नहीं हुआ। कब हुआ प्रिय विद्यार्थियों? 2005 में हुआ है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाइयों बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने 2005 आंसर दिया है, जिन लोगों का आंसर बी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। सन 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों जो पिछला प्रश्न था उसमें भी हम लोगों ने देखा कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का जो अधिनियम है, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है। तो यह कब पारित हुआ था? सन 2005 में पारित हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 70, और वो भी जो है महिलाओं के साथ जो वायलेंस होता है, जो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसी से रिलेटेड है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 2005 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 20 अक्टूबर 2005, बी 26 अक्टूबर 2005, सी 26 अक्टूबर 2007, या डी 26 अक्टूबर 2006। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपका जो भी उत्तर है आप जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 में पारित हुआ वह हमारे देश में कब लागू हुआ प्रिय विद्यार्थियों, यही प्रश्न। और इसकी जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से जो सबसे उपयुक्त उत्तर हो प्रिय विद्यार्थियों उसको आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 20 अक्टूबर 2005 को लागू नहीं हुआ, 26 अक्टूबर 2005 को भी नहीं हुआ, 26 अक्टूबर 2007 को। कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 26 अक्टूबर 2006 या 26 अक्टूबर 2006 है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ध्यान दीजिए, यह अधिनियम जो है वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है पारित हुआ 2005 में और लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 71 कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, यही प्रश्न है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ए ऑप्शन है वो है शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक, मौखिक एवं आर्थिक उत्पीड़न, अर्थात महिलाओं का फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इकोनॉमिक एब्यूज जो है, क्या यह घरेलू हिंसा 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। बी है हिंसा करने वाले पुरुषों में वैवाहिक संबंधी, घर में साथ रहने वाले, संयुक्त परिवार के सदस्य या कोई रिश्तेदार भी सम्मिलित होता है। तो क्या इस अधिनियम के अंतर्गत ये लोग आते हैं। और सी है हिंसा की शिकार महिलाओं में केवल वैवाहिक संबंधी ही नहीं बल्कि माँ, विधवा, अकेली महिला या परिवार के साथ रहने वाली कोई भी महिला सम्मिलित है। और डी है ऑल ऑफ द अबव या उपर्युक्त सभी।
तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप अपने आंसर को जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है प्रिय विद्यार्थियों, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, इसके अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है, यही प्रश्न है। तो जो पहला ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों कि शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक, मौखिक और आर्थिक उत्पीड़न, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इकोनॉमिक एब्यूज, तो ये आता ही आता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। अगला है कि हिंसा करने वाले पुरुषों में वैवाहिक संबंधी, घर में साथ रहने वाले या संयुक्त परिवार के सदस्य या कोई रिश्तेदार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अर्थात जो हिंसा करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं वो जो पुरुष हो सकते हैं, उसमें वैवाहिक संबंधी अर्थात पति हो सकता है, या घर में साथ रहने वाले, जो भी घर में साथ रहने वाले पुरुष हैं वो हो सकते हैं, या संयुक्त परिवार के जो भी सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं, क्या वे सभी भी सम्मिलित होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत जो वायलेंस होता है। तो यह भी उत्तर सही है प्रिय विद्यार्थियों। और सी जो ऑप्शन है कि हिंसा की शिकार महिलाओं में केवल वैवाहिक संबंधी ही नहीं बल्कि माँ, विधवा, अकेली महिला या परिवार के साथ रहने वाली कोई भी महिला सम्मिलित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डोमेस्टिक वायलेंस है या घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है, इसके अंतर्गत जो महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, तो महिलाएं, उसमें कौन सी महिलाएं सम्मिलित होती हैं, यही प्रश्न है। और जो इसका सी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, तो हिंसा की शिकार महिलाओं में कौन कौन आता है, तो वैवाहिक संबंधी महिला तो आती ही आती है, साथ ही परिवार में यदि माँ है, माँ के साथ कोई हिंसा हो रही तो भी आती है, कोई विधवा है उसके साथ हिंसा हो रही तो भी आती है, अकेली महिला है परिवार में तो भी आती है, परिवार के साथ रहने वाली कोई भी महिला हो, अर्थात कोई भी महिला परिवार में हो और इसके साथ यदि किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो वह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, जो डी ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी यही सही है, क्योंकि इसके अंतर्गत ए भी है, बी भी है और सी भी है। जिस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक, भावनात्मक, लैंगिक, मौखिक एवं आर्थिक उत्पीड़न, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल एंड इकोनॉमिक एब्यूज आते ही आते हैं। साथ ही साथ हिंसा करने वाले पुरुषों में वैवाहिक संबंधी, घर में साथ रहने वाले, संयुक्त परिवार के सदस्य या कोई रिश्तेदार भी सम्मिलित हो सकते हैं। और जो हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं, उसमें सिर्फ वैवाहिक संबंधी महिलाएं ही नहीं होती हैं, बल्कि उसके अंतर्गत माँ भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है, अकेली महिला भी हो सकती है, या परिवार के साथ रहने वाली कोई भी महिला सम्मिलित हो सकती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। प्रश्न संख्या 72 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सदस्य राज्यों के मानवाधिकार के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर सकती है, और इसमें जो सही विकल्प है उसको चुनिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है चुनना है आपको। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सदस्य राज्यों के मानवाधिकार के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर सकती है, और इसके कुछ विकल्प दिए गए हैं। ए है कि उन्हें बाध्य कर सकती है कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तन करके उनमें और अधिक मानवाधिकारों को शामिल करें। बी है सिफारिश और आग्रह कर सकती है कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों में मानवाधिकार के नए मानकों को शामिल करें। सी है कि राज्यों में मानवाधिकारों को लागू करने और मनवाने के लिए जांच कर सकती है। और डी है इस मामले को राज्यों पर छोड़ सकती है कि वे मानवाधिकार के मामलों से किस तरह से निपटते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपका जो भी उत्तर है आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा सदस्य राज्यों के मानवाधिकार के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करती है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बात आ रही है कि जो सही विकल्प है उसको चुनना है। तो जो पहला विकल्प कह रहा है कि उन्हें बाध्य कर सकती है कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों में परिवर्तन करके उनमें और अधिक मानवाधिकारों को शामिल करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, बाध्य नहीं कर सकती, तो पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। डी ऑप्शन है कि इस मामलों को राज्यों पर छोड़ सकती है कि वे मानवाधिकार के मामलों में किस तरह से निपटते हैं, तो छोड़ भी नहीं सकती है, ये भी गलत है। राज्यों में मानवाधिकारों को लागू करने और मनवाने के लिए जांच कर सकती है, तो ये भी नहीं कर सकती। फिर जो बी ऑप्शन बचा कि सिफारिश और आग्रह कर सकती है कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों में मानवाधिकार के नए मानकों को शामिल करें। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं।
जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा है वो सदस्य राज्यों के मानवाधिकार के मुद्दे पर प्रस्ताव पारित कर सकती है और यह सिफारिश और आग्रह कर सकती है कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों में मानवाधिकार के नए मानकों को शामिल करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 73 कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र जिसको हम लोग यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या यूडीएचआर कहते हैं, इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र या यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसको यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 10 दिसंबर 1945, बी 10 दिसंबर 1946, सी 10 दिसंबर 1947 या डी 10 दिसंबर 1948। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका जो भी सही उत्तर आपको लग रहा है उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या यूडीएचआर जिसको हम लोग सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1945 को नहीं, 10 दिसंबर 1946 को नहीं, 47 को नहीं, कब अपनाया? 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आप सभी लोगों का उत्तर सही है। यूडीएचआर को या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को या सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर या 10 दिसंबर 1948 या 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 74 कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर में कुल कितनी धाराएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि यूडीएचआर या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए 30 है प्रिय विद्यार्थियों, 30 धाराएं, बी है 31 या 31 धाराएं, सी है 32 या 32 धाराएं और डी है 33 या 33 धाराएं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो भी आपका सही उत्तर है जल्दी सब चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। प्यारे भाई बहनों जो यूडीएचआर है या सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है, इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो 33 नहीं है, 32 नहीं है, 31 नहीं, कितनी है? 30 धाराएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है या जिन लोगों का आंसर 30 धाराएं हैं या 31 या 30 धाराएं हैं, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। प्रश्न संख्या 75 है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की पहली 21 धाराएं निम्न में से किससे संबंधित हैं? प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि पूर्व क्वेश्चन में जो पिछला प्रश्न था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो यूडीएचआर है सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है, इसके अंतर्गत कुल 30 या 30 धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि जो पहली 21 या फर्स्ट 21 जो है एक्ट्स हैं या पहली 21 धाराएं हैं वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं, बी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक धारा अधिकार, या सी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, और डी है आलाप एवं या उपर्युक्त सभी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो पहली 21 धाराएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, वह जो है निम्न में से किससे संबंधित है? और इसके जो सही उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों क्या है? वो जो है आलाप एवं तो नहीं है, आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती यह भी नहीं है, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक धाराएं यह भी नहीं हो। क्या है? जो पहली 21 धाराएं हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो पहली 21 धाराएं जो हैं वो नागरिक और राजनीतिक अधिकार से संबंधित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आप लोगों में से जिन लोगों ने उत्तर दिया है आप सभी लोगों का उत्तर सही है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो पहली 21 धाराएं हैं प्रिय विद्यार्थियों वह नागरिक और राजनीतिक अधिकार से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 76। प्रश्न संख्या 76 कहता है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की धारा 22 से लेकर के धारा 27 निम्न में से किससे संबंधित हैं? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि जो पिछला प्रश्न था, पिछले प्रश्न में हम सभी लोगों ने प्रथम 21 धाराओं की बात की थी जो कि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार से संबंधित था। अब हम लोग बात कर रहे हैं
उसके बाद की जो धारा 22 से लेकर के धारा 27 है वो किससे संबंधित है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं, बी आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक धाराएं, या डी है आर्थिक और लोकतांत्रिक धाराएं, सी और डी है प्रिय विद्यार्थियों आलाप देव या उपयुक्त सभी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो भी सही आंसर आपको लग रहा है, जो सही विकल्प लग रहा है, उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो धारा 22 से लेकर के धारा 27 है प्रिय विद्यार्थियों, वो किससे संबंधित है? तो आलाप देवत्व तो नहीं है, आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, और आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती है भी नहीं है। किससे संबंधित है? वो संबंधित है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार से। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों का आंसर बी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की धारा 22 से लेकर के धारा 27 जो है वो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 77, प्रश्न संख्या 77 कहता है कि जो लास्ट की 3 धाराएं बची हैं प्रिय विद्यार्थियों 28, 29, 30, तो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की धारा 28 से लेकर के धारा 30 निम्न में से किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है प्रिय विद्यार्थियों। ए जो है वो है आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं, बी है सामाजिक अधिकार से संबंधित है, सी है आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकार से, और डी है उपयुक्त सभी। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आपका जो भी उत्तर है आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो धारा 28 से लेकर के धारा 30 है प्रिय विद्यार्थियों किससे संबंधित है? तो आलाप देवम नहीं है, आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं है, सामाजिक अधिकार भी नहीं है। आम महत्व की धाराएं जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती हैं, यही सही इसका उत्तर है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र की जो धारा 28 है, वो धारा 28 से लेकर के धारा 30 जो है वो आम महत्व की धाराओं से संबंधित है जो पूरे घोषणा पत्र को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। प्रश्न संख्या 78 कहता है कि अगर आपसे यूडीएचआर दैट इज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को एक वाक्य में वर्णित करने को कहा जाए तो आप इनमें से किसे चुनेंगे? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि जो सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र है इसको एक वाक्य में बताइए। तो एक वाक्य में वर्णित करने के लिए यदि आपको कहा जाए तो आप इसमें से जो ऑप्शन दिए उनमें से किसका कौन सा विकल्प चुनेंगे? और आप विकल्प आपकी स्क्रीन पर। ए संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनाई हुई सिफारिश, बी मानवाधिकारों की सूची वाला एक दस्तावेज, सी मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पारित एक प्रस्ताव, और डी है प्रिय विद्यार्थियों सभी आवामों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक समान मानक। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, सभी आवामों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक समान मानक डी ऑप्शन है, सी है मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए पारित एक प्रस्ताव, बी है मानवाधिकारों की सूची वाला एक दस्तावेज, और ए है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनाई हुई सिफारिश। तो प्रिय विद्यार्थियों जो भी आपका सही उत्तर लग रहा हो, आपको जो आपको सही ऑप्शन लग रहा हो, विकल्प लग रहा हो, उसको आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वेरी गुड। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, यदि हम सभी लोगों को एक वाक्य में वर्णित करने के लिए कहा जाए यूडीएचआर को, तो हम लोग उसको कैसे वर्णित करेंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों उसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनाई हुई सिफारिश नहीं कर सकते हैं, मानवाधिकारों की सूची वाला दस्तावेज भी नहीं कर सकते हैं, मानवाधिकार को बढ़ावा देने के लिए पारित एक प्रस्ताव भी नहीं कर सकते। क्या कहेंगे उसको? हम लोग कहेंगे सभी आवामों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक समान मानक। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सभी आवामों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक समान मानक है यूडीएचआर। इसको हम लोग एक शब्द में या एक वाक्य में यदि कहना चाहें यूडीएचआर या सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सभी आवामों और राष्ट्रों के लिए उपलब्धि का एक समान मानक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 79 कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर सिचुएटेड? प्रिय विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका सही उत्तर देंगे क्योंकि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन जो है, ए है जिनेवा, बी है पेरिस, सी है बीजिंग, और डी है न्यूयॉर्क। तो प्रिय विद्यार्थियों जो भी आपको सही आंसर लग रहा है उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय प्रिय विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में नहीं है, पेरिस में नहीं है, बीजिंग में नहीं, कहाँ है?
न्यूयॉर्क में है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों का आंसर सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, या यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 80 कि संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस का नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रिय विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो यूनाइटेड नेशंस नाम दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया है, वो किसके द्वारा दिया गया? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए लिंकन जी के द्वारा, बी रूजवेल्ट के द्वारा, सी क्लिंटन के द्वारा, डी फ्रैंकलिन डॉन के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो भी आंसर है जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस प्रिय विद्यार्थियों से जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया? लिंकन के द्वारा नहीं, डॉन के द्वारा नहीं, क्लिंटन के द्वारा नहीं, किसके द्वारा दिया गया? रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, या जिन लोगों का आंसर रूजवेल्ट है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस नाम दिया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न संख्या 81 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई, यह प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए 24 अक्टूबर 1940, बी 24 अक्टूबर 1942, सी 24 अक्टूबर 1944, या डी 24 अक्टूबर 1945। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आंसर, आप सभी लोगों का उत्तर सही होगा। जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? तो 24 अक्टूबर 1940 को नहीं हुई, 42 में भी नहीं हुई, 44 में नहीं हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न संख्या 82 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, या जिसको हम लोग ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी कहते हैं, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य या मेंबर्स हैं? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है उसमें कुल कितने मेंबर्स हैं? और इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ए 1000 या 1000, बी 100 या 100, या सी है प्रिय विद्यार्थियों 47, और डी है 50। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जो सही उत्तर लग रहा हो, आप सभी लोगों के हिसाब से जो सही आंसर है, जो सही ऑप्शन है, उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कुल कितने सदस्य हैं? तो 1000 नहीं है, 100 नहीं है, 50 नहीं, कितने प्रिय विद्यार्थियों? 47 है। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर 47 है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कुल 47 मेंबर्स या 47 सदस्य हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 83, एंड क्वेश्चन नंबर 83 इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 83 है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई? प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। इसके जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर हैं। ए है 2005, बी है 2006, और सी है 2007, एंड डी है 2008। तो प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना कब हुई? 2005 में, 6 में, 7 में, या 8 में? जो भी आपका उत्तर जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। विद्यार्थियों, कब हुई थी? 8 में नहीं हुई, 7 में नहीं हुई, 5 में नहीं हुई। कब हुई? 2006 में हुई थी। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से, प्यारे मित्रों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना 2006 में हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। प्रश्न संख्या 84 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत में कहाँ है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए नई दिल्ली या न्यू दिल्ली, बी लखनऊ, सी चेन्नई, या डी बैंगलोर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है प्रिय विद्यार्थियों, उसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में नहीं, चेन्नई में, लखनऊ में, कहाँ है? न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में है। तो इस तरह से
आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन्होंने न्यू दिल्ली या नई दिल्ली ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। प्रश्न संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए महासभा या जिसको हम लोग असेंबली कहते हैं, बी सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल, सी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और डी है प्रिय विद्यार्थियों ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो भी आपका सही उत्तर है, जो आपको सही विकल्प लग रहा है, उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। प्रिय विद्यार्थियों, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात की जाती है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है उसमें महासभा या असेंबली है, सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल भी है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी जो उत्तर है यही सही है प्रिय विद्यार्थियों। क्योंकि जो उपयुक्त के अलावा प्रिय विद्यार्थियों जो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसके अलावा भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसमें प्रन्यास परिषद या ट्रस्टीशिप है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तथा सचिवालय या सेक्रेटरिएट है। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है उनकी संख्या 6 है, जिसमें असेंबली या महासभा है, सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, ट्रस्टीशिप या प्रन्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और अंत में प्रिय विद्यार्थियों जो छठा है वो क्या है? सेक्रेटेरिएट है या सचिवालय जिसको हम लोग कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। प्रश्न संख्या 86 है कि मानवाधिकार को किस पीढ़ी को बहुधा नीला अधिकार या ब्लू राइट्स कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार है, उसकी किस पीढ़ी को ब्लू राइट्स या नीला अधिकार कहा जाता है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, बी सेकेंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन, और डी है फोर्थ पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। मानवाधिकारों के प्रिय विद्यार्थियों किस पीढ़ी को ब्लू राइट्स या नीला अधिकार कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थ पीढ़ी नहीं है, तृतीय नहीं है, द्वितीय नहीं है, कौन सा है? फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी है प्रिय विद्यार्थियों। जो फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी है, इसको जो है ब्लू राइट्स या नीला अधिकार भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को कभी कभी नीला अधिकार भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जिन लोगों का आंसर फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। प्रथम पीढ़ी जो है मानवाधिकारों को, इसको जो है ब्लू राइट्स या नीला अधिकार भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। प्रश्न संख्या 87 कहता है कि प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार निम्न में से किससे संबंधित हैं? प्रिय विद्यार्थियों, जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स है, जिसको हम लोगों ने ब्लू राइट्स भी कहा है, तो यह किससे रिलेटेड है, यह प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए फ्रीडम से या स्वतंत्रता से, बी राजनीति से, सी समानता से, या डी स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार हैं प्रिय विद्यार्थियों, किससे संबंधित हैं? तो वे तो स्वतंत्रता से संबंधित हैं, राजनीति से भी संबंधित, समानता से नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से, तो यही इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों में से जिन लोगों का आंसर डी रहा, या जिन लोगों का आंसर स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से रहा, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। जो प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार हैं प्रिय विद्यार्थियों, वे जो हैं स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88।
प्रश्न संख्या 88 कहता है कि द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार निम्न में से किससे संबंधित हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन की बात की प्रिय विद्यार्थियों। फर्स्ट जनरेशन क्या है, उसको हम लोग ब्लू राइट्स या जो नीला मानवाधिकार कहते हैं, और यह जो है स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित है। अब आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है कि जो सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं वो निम्न में से किससे संबंधित है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए स्वतंत्रता से, बी राजनीति से, सी समानता से, या डी उपर्युक्त सभी से। तो फिर विद्यार्थियों, आपको जो भी सही आंसर लग रहा हो, जो सही उत्तर लग रहा हो, उसको आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि जो सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं फिर विद्यार्थियों किससे संबंधित हैं। तो किससे हैं, वो स्वतंत्रता से नहीं, राजनीति से नहीं, उपर्युक्त सभी से नहीं। क्या होगा, जो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, वो समानता से संबंधित है, या इक्वलिटी जिसको हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उस इक्वलिटी से ह्यूमन राइट्स का सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी संबंधित है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर समानता है या सी ऑप्शन है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार समानता से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। जो तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकार हैं प्रिय विद्यार्थियों निम्न में से किससे संबंधित है, यही प्रश्न है, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए समूह और सामूहिक अधिकार से, बी आर्थिक और सामाजिक विकास के अधिकार से, सी सामाजिक सुदृढ़ता से, और डी है प्रिय विद्यार्थियों ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी से। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि तृतीय पीढ़ी के जो मानव अधिकार हैं वो निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो किससे संबंधित प्रिय विद्यार्थियों, समूह और सामूहिक अधिकार से संबंधित हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास के अधिकार से भी संबंधित हैं, सामाजिक सुदृढ़ता से भी संबंधित है। इस प्रकार से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जो तृतीय पीढ़ी के मानव अधिकार हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो जो है समूह और सामूहिक अधिकार से भी संबंधित हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास के अधिकार से भी संबंधित हैं, और साथ ही साथ सामाजिक सुदृढ़ता से भी संबंधित हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है वो सही है, उपर्युक्त सभी से संबंधित है प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों का आंसर ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी या डी रहा है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। प्रश्न संख्या 90 है प्रिय विद्यार्थियों कि मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा हरा अधिकार या ग्रीन राइट्स कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने ब्लू राइट्स की बात की थी, अब यहाँ पे ग्रीन राइट्स की बात हो रही है कि मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा ग्रीन राइट्स कहा जाता है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, या सी तृतीय पीढ़ी, और डी है प्रिय विद्यार्थियों फोर्थ जनरेशन या चतुर्थ पीढ़ी। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों को इसका आंसर पता हो, जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा ग्रीन राइट्स या हरा अधिकार कहा जाता है। तो क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर, चतुर्थ पीढ़ी नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं, क्या है, थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी है। तो इस प्रकार से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी या सी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मानवाधिकारों की जो थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी है प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम लोग हरा अधिकार या ग्रीन राइट्स कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। प्रश्न संख्या 91 में कह रहा है कि मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा लाल अधिकार या रेड राइट्स कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, अब बात हो रही है लाल अधिकार या रेड राइट्स की, और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी, बी सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या थर्ड जनरेशन, और डी है प्रिय विद्यार्थियों चतुर्थ पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। मानवाधिकारों की किस पीढ़ी को बहुधा रेड राइट या लाल अधिकार कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, यही प्रश्न है। तो कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थियों, फोर्थ नहीं है, थर्ड नहीं है, प्रथम नहीं है, कौन सा है, द्वितीय पीढ़ी है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों का आंसर सही है, आप सभी लोगों के उत्तर सही हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि इस तरह से हम सभी लोगों ने 3 जनरेशन्स के बारे में बात किया, जिसमें जो प्रथम पीढ़ी है प्रिय विद्यार्थियों क्या है, उसको हम लोग ब्लू राइट्स कहते हैं। जो सेकंड पीढ़ी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रेड राइट्स कहते हैं या लाल अधिकार कहते हैं। और जो थर्ड जनरेशन प्रिय विद्यार्थियों क्या है, उसको हम सभी लोग ग्रीन राइट्स या हरा अधिकार कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से ध्यान दीजिए कि फर्स्ट जनरेशन ब्लू राइट्स या और सेकेंड जनरेशन रेड राइट्स या लाल अधिकार, और थर्ड जनरेशन जो है वो ग्रीन राइट्स है, या फिर जिसको हम लोग हरा अधिकार भी
कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से जो 3 अधिकार हैं, 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशन्स हैं, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, इसको हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी ब्लू राइट्स, सेकंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी रेड राइट्स, और तृतीय पीढ़ी क्या है प्रिय विद्यार्थियों? तृतीय पीढ़ी है ग्रीन राइट्स, या जिसको हम लोग हरा अधिकार भी कहते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। प्रश्न संख्या 92 है प्रिय विद्यार्थियों कि तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ध्यान दीजिए कि जो थर्ड जनरेशन के ह्यूमन राइट्स हैं या तीसरी पीढ़ी के जो मानवाधिकार हैं, इसका कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए नरेंद्र मोदी, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, या डी कैरल वशाक। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि थर्ड जनरेशन के मानवाधिकारों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? यदि आपको उत्तर पता है जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? नरेंद्र मोदी नहीं है, स्वामी विवेकानंद भी नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं। कौन है? कैरल वशाक हैं। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर कैरल वशाक है, आप सभी लोगों को उत्तर सही है। कैरल वशाक ने तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93। और क्वेश्चन नंबर 93 अब प्रश्न संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर है कि मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों में विभाजन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जिस 3 पीढ़ी की या 3 जनरेशन्स की हम लोग बात कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसका विभाजन जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए कैरल वशाक, बी चाणक्य, सी महात्मा गांधी, या डी विवेकानंद। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए कि किसने जो है 3 मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों में विभाजन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इसका जो सही उत्तर होगा प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन, या कैरल वशाक। किसके द्वारा किया गया प्रिय विद्यार्थियों? विवेकानंद जी के द्वारा नहीं किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया, चाणक्य के द्वारा नहीं किया, किसके द्वारा किया गया है? कैरल वशाक के द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, आप सभी लोगों के उत्तर, आप सभी लोगों के आंसर सही हैं। कैरल वशाक जो है इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कैरल वशाक वो सही उत्तर है। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों 1979 में चेक कानूनविद कैरल वशाक ने स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों में विभाजन प्रस्तावित किया। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो ए ऑप्शन है, जो अ है प्रिय विद्यार्थियों वो सही उत्तर है। कैरल वशाक ने जो है मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों में विभाजन को प्रस्तावित किया था। और कब किया था? 1979 में किया था। सबसे पहले 1979 में 1979 में जो चेक कानूनविद अर्थात चेक के थे, तो चेक कानूनविद कैरल वशाक ने स्ट्रासबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों को विभाजन को प्रस्तावित किया था। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कैरल वशाक ने जो है मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों का विभाजन 1979 में प्रस्तावित किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। प्रश्न संख्या 94 है प्रिय विद्यार्थियों कि मानवाधिकारों का प्रथम चरण, ये जो प्रथम पीढ़ी है, इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए विश्व के समस्त देशों के द्वारा, बी पश्चिमी देशों के द्वारा, सी पूर्वी देशों के द्वारा, या डी आल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो भी आपको उत्तर सही लग रहा है उसको जल्दी से टाइप कर दीजिए कि मानवाधिकारों का जो प्रथम चरण या प्रथम पीढ़ी था, इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया प्रिय विद्यार्थियों? उपयुक्त सभी तो गलत है, पूर्वी देश भी गलत है, विश्व के समस्त देश भी गलत है। किसके द्वारा किया गया? पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया था। इस तरह से जो बी ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों को उत्तर पश्चिमी देशों के द्वारा है, ईस्टर्न प्रिय विद्यार्थी जो वेस्टर्न कंट्रीज है या पश्चिमी देश हैं, तो पश्चिमी देशों के द्वारा या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा मानवाधिकारों के प्रथम पीढ़ी या प्रथम चरण का समर्थन किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95 कि मानवाधिकार के जो द्वितीय चरण है या द्वितीय पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन है, उनका समर्थन किसके द्वारा किया गया? और इसके भी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए विश्व के समस्त देशों के द्वारा, बी पश्चिमी देशों के द्वारा, सी पूर्वी देशों के द्वारा, और डी है आल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो जल्दी से अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश।
प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेकंड जनरेशन की बात की जा रही है, तो सेकंड जनरेशन भी उपयुक्त सभी के द्वारा नहीं, विश्व के समस्त देशों के द्वारा नहीं, पश्चिमी देशों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा किया गया? पूर्वी देशों के द्वारा जो सेकंड जनरेशन की ह्यूमन राइट्स थे इनका जो है समर्थन किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना या जिन लोगों का आंसर पूर्वी देश रहे या ईस्टर्न कंट्रीज रहे, प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोगों का उत्तर सही है। मानवाधिकार के द्वितीय चरण या द्वितीय पीढ़ी का समर्थन ईस्टर्न कंट्रीज या पूर्वी देशों के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 96 कि मानवाधिकारों का जो तृतीय चरण या थर्ड जनरेशन या तृतीय पीढ़ी है इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए विश्व के समस्त देशों के द्वारा, बी पश्चिमी देशों के द्वारा, सी पूर्वी देशों के द्वारा और डी है प्रिय विद्यार्थियों ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो थर्ड जनरेशन की बात की जा रही है और जो भी आपका उत्तर हो उसको जल्दी से आप चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड। तो तृतीय चरण या तृतीय पीढ़ी का जो मानवाधिकार है प्रिय विद्यार्थियों उसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? उपयुक्त सभी के द्वारा नहीं, पूर्वी देशों के द्वारा नहीं, पश्चिमी देशों के द्वारा नहीं, किसके द्वारा किया गया? विश्व के समस्त देशों के द्वारा प्रिय विद्यार्थियों तृतीय चरण किया तृतीय पीढ़ी के मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। तो इस तरह से ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विश्व के समस्त देशों के द्वारा मानवाधिकार के तृतीय चरण या तृतीय पीढ़ी का समर्थन किया गया। तो आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर ए है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। फिर विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक बार हम लोग रिवाइज भी कर सकते हैं कि विश्व के समस्त देशों के द्वारा जो थर्ड जनरेशन है इसका समर्थन किया गया, पश्चिमी देशों के द्वारा प्रिय विद्यार्थियों फर्स्ट का किया गया और पूर्वी देशों के द्वारा सेकेंड जनरेशन या द्वितीय पीढ़ी के जो मानवाधिकार हैं प्रिय विद्यार्थियों उनका जो है समर्थन पूर्वी देशों के द्वारा किया गया। प्रथम चरण या प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकारों का समर्थन पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया और जो तृतीय पीढ़ी के या तृतीय चरण के जो मानवाधिकार हैं उनका समर्थन विश्व के समस्त देशों के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने तीनों चरण या तीनों पीढ़ियों के बारे में चर्चा कर लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑन स्क्रीन की स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी जो स्लोगन है इसका नारा किस क्रांति में दिया गया था? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, चीनी क्रांति में, बी फ्रांसीसी क्रांति में, सी रूसी क्रांति में या डी अमेरिकी क्रांति में। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व अर्थात लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का जो नारा है प्रिय विद्यार्थियों, जो स्लोगन है वो किस क्रांति में दिया गया था? जो भी आपके उत्तर जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। तो कब दिया गया विद्यार्थियों? अमेरिकी में नहीं, रूसी में नहीं, चीनी में नहीं, किस में दिया गया था? फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। तो इस तरह से आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर फ्रांसीसी क्रांति है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। जिन लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन आंसर दिया है, तो प्रिय विद्यार्थियों स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का जो नारा है ये फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। प्रश्न संख्या 98 कहता है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह कथन किसका है? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो स्टेटमेंट है वो है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह स्टेटमेंट किसने दिया? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अरविंद घोष, बी श्री अरविंद, सी विवेकानंद या डी महात्मा गांधी। तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका उत्तर प्रिय विद्यार्थियों कि अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह कथन जो है अरविंद घोष जी का नहीं है, श्री अरविंद का नहीं है, विवेकानंद का नहीं है, किसका है? महात्मा गांधी जी का है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना है आप सभी लोगों का उत्तर सही है। महात्मा गांधी जी का यह स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपको अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 99। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है कि किसने सुझाव दिया कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार है? ध्यान दीजिए, किसने सुझाव दिया कि संपत्ति का जो अधिकार है वो जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं प्रिय विद्यार्थियों।
ए है ग्रीन, बी है रूसो, सी है जॉन लॉक और डी है कांट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप अपने आंसर को चैट बॉक्स में टाइप करिए। वेरी गुड, शाबाश। जो संपत्ति का अधिकार है, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार है, यह कथन किसका है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ग्रीन का नहीं है, रूसो का नहीं है, कांट का नहीं है, किसका है? जॉन लॉक का कथन है। तो इस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों का आंसर जॉन लॉक है, आप सभी लोगों के उत्तर सही है। जॉन लॉक ने सुझाव दिया कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जॉन लॉक इसका सही उत्तर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 100, इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 या प्रश्न संख्या 100 है कि अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए अरस्तु जी का, बी रूसो जी का, सी लॉस्की का या डी डीवी का। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, फिर से स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए कि अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। यह स्टेटमेंट या कथन किसका है? तो यह अरस्तु का नहीं है, रूसो का नहीं है, डीवी का नहीं, किसका है? यह स्टेटमेंट लॉस्की जी का है। तो इस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना है, जिन लोगों के आंसर लॉस्की है, आप सभी लोगों का उत्तर सही है। लॉस्की जी ने कहा कि अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की जो कक्षा रही, आज की जो क्लास रहा है, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने 35 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किया या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया, अभ्यास किया, जो कि रिलेटेड थे प्रिय विद्यार्थियों मानवाधिकार एवं कर्तव्य से, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जितने भी ये प्रश्न है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या ऐसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं जहां पर मानवाधिकार का कोई एक पेपर होता हो या मानवाधिकार एक टॉपिक के रूप में हो। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप उसको हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड अपनी इंटरेस्ट और नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार आप वीडियोज को प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से ढूंढ सकें, आसानी से सर्च करके देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को चुन लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उनकी सूचना, उनके नोटिफिकेशन, उनके इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।